दो पद तो हर प्रांत में है, तो मतलब हर मतलब महाविद्यालय में है, तो अगर हम उसका जोड़ करें तो 400 महाविद्यालयों के लिए कुछ नहीं तो 600 पद तो हमारे पास हिंदी के होंगे ही। ऐसे ही हमारे राज्य विश्वविद्यालय हैं यहाँ पर 29 उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश पर बात कर रहा हूँ। तो 29 विश्वविद्यालयों में लगभग हर एक विश्वविद्यालय में 6 से 7 पद रिक्त हैं या रिक्त होने वाले हैं या उन पर लोग काम कर रहे हैं। तो जो रिक्त पद हैं या रिक्त होने वाले हैं उन पर आप विज्ञापन समय समय पर निकलते रहते हैं। आवेदन करके नेट क्वालिफाई होने के बाद आप उस पर भी अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। यही नहीं, आप इसके बाद पीएचडी करके, सबसे बड़ी बात ये कि अपने नाम के पहले आप डॉक्टर लगा सकते हैं। आपका नाम ही बदल देता है। अगर आपने पीएचडी कर ली तो आपके नाम में ही परिवर्तन आ जाता है। आपका नाम अगर ए है तो डॉक्टर ए हो जाता है, डॉक्टर का हो जाता है। तो ये एक बड़ी चीज है। और हिंदी विषय में शोध में बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छी तरह से शोध किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास एक तो विषयगत वैविध्य है, दूसरे हमारे पास विषय में लगातार नवीनतम जानकारियां मिलती रहती हैं और अनुसंधान के इतने नए नए अवसर हैं कि जिनके माध्यम से आप उत्कृष्ट शोध करके अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर तक बन सकते हैं और कॉलेजों में प्रिंसिपल तक बन सकते हैं, विभागाध्यक्ष बन सकते हैं, विश्वविद्यालयों में डीन बन सकते हैं, संकाय के अध्यक्ष और कुलपति भी बन सकते हैं अगर आप में क्षमता है। तो इस तरह से हिंदी के पदों पर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा संख्या के मामले में हिंदी के पद हैं, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, और सबसे ज्यादा उसमें रोजगार के अवसर, सबसे ज्यादा उसमें आपको अपनी योग्यता साबित करने के मौके हैं, क्योंकि आप कई जगह जा सकते हैं। ये तो शिक्षक के रूप में आप अगर हिंदी के शिक्षण के बाद अगर इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो बात ये हुई। अभी मैंने पीछे आपसे बात की थी कि अगर आपने स्नातक में हिंदी और अंग्रेजी ली और तृतीय वर्ष में भी हिंदी और अंग्रेजी साहित्य विषय को आपने जारी रखा, तो मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, उससे आप क्या प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास स्नातक में तृतीय वर्ष तक हिंदी और अंग्रेजी साहित्य है और एमए में आपने हिंदी या अंग्रेजी से परीक्षा उत्तीर्ण की है, हिंदी साहित्य या अंग्रेजी साहित्य से, तो आपके पास रोजगार का एक और बहुत ही सुंदर अवसर उपलब्ध है। वो अवसर है देश भर में जो करीब 1000 से अधिक केंद्रीय कार्यालय हैं, केंद्र सरकार के कार्यालय हैं, उनमें हिंदी अनुवादक, हिंदी अधिकारी, राजभाषा अधिकारी, राजभाषा सहायक, सहायक निदेशक राजभाषा, उपनिदेशक राजभाषा, निदेशक राजभाषा, इस तरह के पद होते हैं और इनका विज्ञापन हर साल निकलता है। अखिल भारतीय स्तर पर इनकी परीक्षा होती है। और एक अच्छी बात आपको मैं और बता दूं कि अनुवादक के जो अखिल भारतीय स्तर की परीक्षा होती है उसमें अगर आपने लिखित परीक्षा पास कर ली तो बिना इंटरव्यू के आपका सीधे अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, नियुक्ति पत्र आपको मिलता है। मतलब लिखित परीक्षा के बाद आपको किसी भी तरह के साक्षात्कार का सामना करने की आवश्यकता नहीं होती, सीधे आप नियुक्ति पत्र लीजिए और देश विदेश में फैले, विदेशों में भी जो हमारे राजदूतावास हैं, एम्बेसी जिनको कहते हैं, वहां पर भी हिंदी अनुवादक के पद होते हैं। वहां भी जाकर आप हिंदी का अपने क्षेत्र में कैरियर बना सकते हैं। और विदेशों में आप जानते हैं कि वेतन हमारे यहाँ की तुलना में विदेशी मुद्रा में मिलता है, तो स्वाभाविक रूप से वो मुद्रा और अधिक हो जाती है और विदेश में रहने का एक अलग से भत्ता भी मिलता है। तो अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो आप विदेश में भी हिंदी का अध्ययन करने के बाद नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी अनुवादक से हिंदी अधिकारी, राजभाषा अधिकारी, सहायक निदेशक राजभाषा, उपनिदेशक राजभाषा या निदेशक राजभाषा। अब एक और महत्वपूर्ण आपको इसी क्षेत्र में कैरियर की संभावना मैं बताता हूँ। देश भर में बैंक और रेल ये बहुत ही बड़े संस्थान हैं। बैंकों में सहायक प्रबंधक राजभाषा के पद होते हैं,
फिर वही उप प्रबंधक राजभाषा या प्रबंधक राजभाषा तक ले जाते हैं आपको। उसमें आप देखें, स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसे जो बड़े बैंक हैं, इनकी शाखाएं तो छोटे छोटे गांवों तक हैं। तो इनके पास जो है हिंदी अनुवादक या राजभाषा सहायक, यहाँ पर उनको नाम दिया जाता है, वहां से लेकर के निदेशक राजभाषा तक के पदों पर भर्ती हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें जो बड़े कार्यालय हैं उनमें भर्ती होती है। जैसे स्टेट बैंक की जो मुख्य शाखा होगी शहर की, बड़े शहर की, महानगर की, उसमें सहायक निदेशक राजभाषा या राजभाषा सहायक के पद होंगे। तो बड़े शहरों में नौकरी करने के अगर आप इच्छुक हैं और बैंक या रेलवे के क्षेत्र में आपको नौकरी करनी है, रेलवे में भी यही है, सहायक निदेशक राजभाषा और उप निदेशक राजभाषा के पद हैं। तो रेलवे में जैसे डीआरएम कार्यालय है, इसी तरह के कार्यालय में आपको राजभाषा सहायक के पद पर बैठे नियुक्त व्यक्ति भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनका काम यही होता है कि अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करें और हिंदी का जो प्रचार प्रसार है, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे केंद्र सरकार के कार्यालय, उनमें बढ़ाने का प्रयास करें। तो ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें 3 तरह से आप नियुक्ति प्राप्त कर सकें। एक तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो अखिल भारतीय अनुवादक परीक्षा होती है, जिसमें बिना इंटरव्यू का सामना किए आप सीधे नियुक्त हो सकते हैं और देश विदेश में कहीं भी आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा रेलवे बोर्ड है, और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से लगातार वो पद विज्ञापित होते हैं। आप उसमें आवेदन करिए और अगर आप उनकी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार को उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आपकी नियुक्ति इन पदों पर हो सकती है। इसी तरह से बैंक में है, बैंक में भी आपका इसी तरह से लिखित परीक्षा, इंटरव्यू का सामना करके आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। एक यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और इसी तरह के नवरत्न और भी हैं, बीएचईएल है या डीआरडीओ है जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आरडीएसओ है। ये जो संस्थाएं हैं या नवरत्न कंपनियां हैं जो देश की, पीएसयू जिन्हें कहते हैं, पब्लिक सपोर्ट यूनिट, उनमें भी इस तरह के पद उपलब्ध हैं और समय समय पर वो लोग अपने विज्ञापन देते हैं और उनमें भी आप हिंदी से अगर आपने परास्नातक तक की उपाधि प्राप्त की है या अंग्रेजी से भी की है और स्नातक स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी आपके पास विषय रहा है, तो इस क्षेत्र में कैरियर बनाने की आपके पास बहुत असीम संभावनाएं हैं। और आप कल्पना कर सकते हैं कि 9 तो नवरत्न कंपनियां हैं, इसके अलावा कुछ और भी पब्लिक सपोर्ट यूनिट्स पीएसयू हैं, बैंक के अलावा, रेल के अलावा, और उनमें भी इस तरह के पद हैं। और हर महानगर में कम से कम 3 पद राजभाषा के होते हैं। एक होता है राजभाषा सहायक, एक होता है राजभाषा सहायक निदेशक राजभाषा, और एक होता है उप निदेशक राजभाषा। ये 3 पद तो होते हैं। और जो बहुत बड़े कार्यालय होते हैं उनमें निदेशक राजभाषा का भी पद होता है। और आपको बता दें, इन सबको जो नियंत्रित करता है वो गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग है। वो ही समय समय पर हमें बताता है कि राजभाषा के क्षेत्र में हमें क्या करना है और क्या नहीं। तो गृह मंत्रालय के अधीन रह करके ये केंद्र सरकार के कार्यालय और पब्लिक सपोर्ट यूनिट्स राजभाषा के प्रचार प्रसार में आगे काम करते हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि आपको घूमने के भी बहुत अवसर मिलते हैं, क्योंकि राजभाषा विभाग या इन केंद्र सरकार के कार्यालयों में समय समय पर कार्यशालाएं होती हैं, संगोष्ठियां होती हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं। तो उनमें आप जा करके आप सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग किस तरह से करें, उसमें प्रशिक्षित भी हो सकते हैं और प्रकारांतर से अपनी मातृभाषा की सेवा करने का महत्वपूर्ण अवसर तो आपको प्राप्त हो ही सकता है। अभी तेजिंदर जी ने मेरे बारे में स्वयं बताया कि मैं रिसर्च लैब में हिंदी अनुवादक और उसके बाद हिंदी अधिकारी था। तो रिसर्च लैब में भी हिंदी अनुवादक और हिंदी अधिकारी के बहुत सारे पद होते हैं, चाहे वो CDRI हो, चाहे वो अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हो, चाहे वो NBRI हो, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च ऑफ इंडिया हो, चाहे वो भारतीय सामुद्रिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान गोवा हो। इस तरह के 500 से अधिक अनुसंधान की जो लैब हैं, प्रयोगशालाएं हैं, उनमें भी इसी तरह के 3 पद होते हैं, हिंदी अनुवादक, हिंदी अधिकारी
और इसके बाद सहायक निदेशक या उपनिदेशक राजभाषा, आवश्यकता अनुसार इस तरह के पद वहां पर सृजित किए जाते हैं। और जो शोध कार्य होता है उन प्रयोगशालाओं में, उनका हिंदी अनुवाद करना और उसे आम जनता तक पहुंचाना हिंदी में, ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है जो इन रिसर्च प्रयोगशालाओं के माध्यम से हिंदी से जुड़े लोग कर सकते हैं। और अगर उनकी बैकग्राउंड मेरी तरह विज्ञान की अगर इंटर तक है या 10वीं तक है तो उन्हें इसमें और अधिक फायदा मिलता है, क्योंकि विज्ञान से थोड़ा बहुत अगर उनका जुड़ाव होता है तो विज्ञान के अनुवाद करने में उन्हें सहायता मिलती है। तो इस तरह से ये भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें कि आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद रोजगार की जो सबसे बड़ी जो जगह है वो है पत्रकारिता। आपने देखा होगा कि देश में हिंदी के अखबारों की संख्या सर्वाधिक है, पढ़े जाने की और छापे जाने की भी। उसके बाद तेलुगु और मराठी का नंबर आता है। तो जितने भी हिंदी के अखबार हैं उनमें संवाददाता से लेकर संपादक तक सभी जगह आपको रोजगार के अपार अवसर उपलब्ध हैं। उसके लिए आपको पत्रकारिता में, हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा या डिग्री या पीएचडी तक होती है पत्रकारिता में, उसकी उपाधि प्राप्त करनी होगी। और पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर आप विश्वविद्यालय में भी नौकरी करना चाहें तो अनेक विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता विभाग या पत्रकारिता संस्थान है। तो अगर नेट जेआरएफ आप उत्तीर्ण करते हैं पत्रकारिता में तो आप पत्रकारिता में भी शिक्षक के रूप में विश्वविद्यालयों में नियुक्त हो सकते हैं। तो ये अवसर प्रिंट मीडिया में तो असीमित है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद इसमें भी अवसरों की कमी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसा कि आप देखते हैं, समाचार चैनल की पहले मैं बात कर लेता हूं कि हिंदी के समाचार चैनल कितने हैं और अंग्रेजी के समाचार चैनल कितने हैं। आप स्वयं तुलना करें तो आपको पता चल जाएगा कि हिंदी के समाचार चैनलों की संख्या अगर 50 से 55 है, मैं क्षेत्रीय चैनलों को नहीं सिर्फ राष्ट्रीय स्तर के चैनलों को गिन रहा हूं, तो राष्ट्रीय स्तर के अंग्रेजी चैनलों की संख्या मुश्किल से 8 या 10 है। तो आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि अंग्रेजी से पत्रकारिता में अगर आप जाना चाहते हैं तो, और हिंदी की पत्रकारिता में जाना चाहते हैं तो कितने अवसरों की संभावनाएं आपकी तुलनात्मक रूप से मिल सकती हैं। कहने का मतलब यह कि हिंदी में कुछ नहीं तो 8 से 10 गुना अधिक पद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या न्यूज चैनलों में आपके लिए खाली हैं। इसमें संवाददाता के पद हैं, इसमें न्यूज रीडिंग का पद है, समाचार वाचक का, इसमें डेस्क पर बैठकर काम करने का पद है, जिसमें टाइपिस्ट से लेकर के टाइप करने वाले से लेकर डेस्क पर समाचार का संकलन करना, समाचार की वर्तनी जांच करना, स्पेलिंग चेक करना जिसको आप कहते हैं, या उसमें क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा संपादक के रूप में ये तय करना। तो ये सारे पद आपके हिंदी के पद हैं। और पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर आपने कोई डिप्लोमा या डिग्री या कोई उपाधि हासिल की है तो आप स्वाभाविक रूप से इन पदों के लिए भी अर्ह हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र आता है उसकी चर्चा मैं करूंगा। उस क्षेत्र में 2 क्षेत्र वास्तव में शामिल हैं। एक तो है टीवी चैनल, खेल के चैनल हैं या नॉलेज या ज्ञान के चैनल हैं। आपके पास हिंदी में रोजगार प्राप्त करने की बहुत सारी संभावनाएं, क्योंकि ज्यादातर चैनलों में क्या होता है कि हिंदी के चैनल होते हैं, इनमें आप पटकथा लेखक के रूप में, स्क्रिप्ट राइटर के रूप में या निर्देशक के रूप में या संपादक के रूप में या कलाकार के रूप में, अभिनेता या अभिनेत्री के रूप में भी अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा अवसर है रोजगार का, जिसको कि आप अगर हिंदी में अच्छा ज्ञान आपके पास है तो प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, इसके बाद जो मैंने दूसरा क्षेत्र बोला वो क्षेत्र है सिनेमा का। सिनेमा एक बहुत बड़ा माध्यम है और हिंदी फिल्मों के गाने आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, आसानी से आपको सुनने को विदेशियों के मुंह से भी मिल जाएंगे। अभी बीच में अफगानिस्तान में एक न्यूज चैनल की टीम फंस गई थी, तो उसने बताया कि मैं इंडिया से आया हूं। तो उसने जो वहां पर
जिन्होंने उसका मतलब उसे पकड़ लिया था वो तालिबान थे। तो तालिबानियों ने कहा अच्छा अमिताभ बच्चन, जॉन अब्राहम, मतलब उनके देश से तुम आए हो हैं जहां से। और वो खुदा गवाह फिल्म चूंकि अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है तो खुदा गवाह की उन्होंने विशेष रूप से चर्चा की फिल्म की कि खुदा गवाह वाले देश से तुम आए हो, मुल्क से आए हो। तो ये चीज जो है हमें दुनिया से हिंदी के माध्यम से जोड़ने का काम है। अभी पिछले दिनों कजाकिस्तान गए थे भारत के प्रधानमंत्री, और उनके लिए सम्मान में वहां जो केंद्रीय विद्यालय के हिंदी के शिक्षक हैं उन्होंने मेरा जूता है जापानी कजाकिस्तान के बच्चों से गवाया था। उन लोगों ने गाया कि मेरा जूता है जापानी, और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत प्रसन्न हुए। और यही नहीं, उन्होंने फिर उन बच्चों ने प्रधानमंत्री जी से हिंदी में बात की, कहा कि हमारी हिंदी सर भले ही टूटी फूटी हो लेकिन हमें हिंदी आती है। और वो बड़े गर्व से इस बात को बता रहे थे कि हमें हिंदी आती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम जब भारत में हिंदुस्तानी के रूप में रहते हैं तो हिंदी बोलने में हमें शर्म आती है। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। विदेश में जब हम जाते हैं तो एक हिंदी बोलने वाले व्यक्ति के रूप में हमारा बहुत स्वागत होता है, क्योंकि हमारी फिल्मों की चर्चा वो तुरंत वहां के लोग करना शुरू कर देते हैं। जब राज कपूर आवारा फिल्म बनाने के बाद पहली बार रूस गए और मॉस्को के एयरपोर्ट पर उतरे हवाई जहाज से, तो वहां की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और अपनी भाषा में वो कहा कि आवारा आ गया, आवारा आ गया, क्योंकि आवारा फिल्म वहां पर बहुत लोकप्रिय थी। अब वो बेचारे ये नहीं जानते कि आवारा का हिंदुस्तान में क्या मतलब है, लेकिन हिंदी की ये ताकत है कि आवारा जैसा शब्द भी विदेश में जाकर के भारतीयों के लिए सम्मान का बोधक बन जाता है। और यही नहीं, आवारा नाम से तुर्की में तो 3 साल बाद सन 1955 में आवारा के नाम मतलब आवारे नाम से फिल्म बनाई, इसका रीमेक। आपने देखा होगा विदेशी फिल्मों की नकल भारत में होती है, आवारा की नकल करके आवारे नाम से तुर्की भाषा में फिल्म बनाई, वो भी बहुत हिट हुई। तो ये हिंदी की ताकत है। तो इसमें भी रोजगार अगर आप पाना चाहें तो बहुत सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण अवसर है हिंदी का, जो सिर्फ विदेशों में उपलब्ध है। आप विदेश में जो राजदूतावास या एम्बेसी जिन्हें कहते हैं उनमें कहते हैं उच्चायुक्त का ऑफिस, वहां पर हिंदी पढ़ करके आप जो है रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप हिंदी से स्नातक या परास्नातक की उपाधि हासिल करें। इसके बाद किसी भी विदेशी भाषा में डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त कर लें। जैसे आप रूस में सेवाएं देना चाहते हैं तो रूसी भाषा का डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त कर लें, और अगर फ्रांस में जाना चाहते हैं तो फ्रेंच भाषा की डिप्लोमा या डिग्री हासिल कर लें। और उसके बाद क्या होगा कि आप दुभाषिया जो होते हैं, इंटरप्रेटर जिन्हें कहते हैं, सकते हैं। ये कौन होते हैं? ऐसे लोग भी होते हैं जो कि उसके प्रोटोकॉल में साथ होते हैं। उसमें एक दुभाषिया भी होता है। उसका काम क्या होता है, जैसे कोई कजाकिस्तान से आया या इटली से आया या तुर्की से आया तो वो अंग्रेजी में ना जी हेलो, कृपया अपनी आवाज बंद रखें। मैं क्या कह रहा था, हाँ, अगर कोई किसी देश से विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आता है और अपनी भाषा में यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से बात करता है, तो हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास ये सुविधा नहीं है कि सारी भाषाएं उन्हें आती हों। तो वो दुभाषिया उन दोनों के बीच में सेतु का काम करता है, पुल का काम करता है। और मान लीजिए कोई जर्मन भाषा से आया है तो जर्मनी से हिंदी में अनुवाद करता है, और हमारे प्रधानमंत्री की हिंदी की बात का वो जर्मनी में अनुवाद करके जर्मन राष्ट्रपति को बताता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए देश विदेश में दुभाषियों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका। इसके अलावा आजकल वेब सीरीज बहुत बन रही हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, और उसमें अनुवाद का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आयाम सामने आया है। अनुवाद वही बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वेब सीरीज भाषाओं में देखने की सुविधा देती है। तो वहां पर अगर आप एक से अधिक भारतीय भाषा जानते हैं हिंदी के अलावा, तो आप उस क्षेत्र में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। अनुवादक की चर्चा मैंने आपसे
की है। आप विदेशी भाषा हिंदी भाषा से क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद कर सकते हैं। हिंदी भाषा के अनुवाद को हिंदी भाषा की कृति को किसी अन्य भाषा में अनुवादित कर सकते हैं। तो दुनिया की भाषाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ने के काम के लिए आप एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। तो साहित्यिक सृजन में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, या किसी विदेशी के साहित्य को भारत के लोगों तक, विशेषकर हिंदी पट्टी के लोगों तक पहुंचाने में की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। मेरे एक मित्र हैं बलवंत जेवरकर, वो सांगली एक महाराष्ट्र में जगह है, वहां पर वो हिंदी के प्रोफेसर हैं डिग्री कॉलेज में। और आपको मैं बताऊं, उनकी उम्र भी सिर्फ 42 वर्ष है, और मराठी से हिंदी में उन्होंने और हिंदी से मराठी में अनुवाद किया। उन्होंने गोदान का अनुवाद मराठी में किया, प्रेमचंद के उपन्यास का, और विष्णु सखाराम खांडेकर की अनेक रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया। और आपको उन्हें 40 वर्ष की उम्र में मिल गया सिर्फ अनुवाद के बल पर। तो आप पैसा मिलता है, यश भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, और रोजगार के अवसर तो हैं ही। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हिंदी कई क्षेत्रों में आपको रोजगार के अपार अवसर मुहैया कराती है, अपार अवसर उपलब्ध कराती है। अगर आप छोटा सा सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस का डिप्लोमा होता है, सचिवालयी प्रैक्टिस का, सचिवालयी अभ्यास का डिप्लोमा कर लें, एमए हिंदी या बीए हिंदी अंग्रेजी या हिंदी संस्कृत से करने के बाद, तो जितने देश भर में लिपिक के पद खाली हैं, क्लर्क पद खाली हैं, उन पदों पर भी आप अखिल भारतीय स्तर पर, राज्य स्तर या क्षेत्रीय स्तर पर खाली हैं, उनमें भी आप अपनी नियुक्ति के लिए दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो लिपिक के रूप में भी आपकी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका इस तरह के रोजगार दे सकते हैं। यही नहीं, अगर आपने ये सचिवालयी अभ्यास में डिप्लोमा, जो कि समय समय पर आप अगर रोजगार समाचार देखें तो इसके 6 महीने के डिप्लोमा कोर्स निकलते रहते हैं, अगर आपने ये उत्तीर्ण कर लिया तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी कामकाज में जो अधिकारी आपको एक विशेषज्ञ के रूप में सम्मान देंगे। जो नोटिंग और ड्राफ्टिंग कहते हैं, टिप्पण और प्रारूप लेखन और पत्राचार, ये 3 चीजें महत्वपूर्ण है, और चौथा अनुवाद है। ये किसी भी कार्यालय में सबसे महत्वपूर्ण 4 चीजें हैं। अगर आपने इन चीजों के साथ डिप्लोमा भी कर लिया तो आपकी सरकारी कामकाज में लेखन में गति बढ़ेगी, और लोग कहेंगे कि अरे भाई ये तो लिखने, इससे पंगे मत लो, ये जो है सरकारी कामकाज में बहुत होशियार है। मैंने स्वयं अनुभव किया है कि जो अनुवाद का कार्य मैं करता था, उसके बाद जो है लोग कहते थे कि अरे देखने की आवश्यकता नहीं है, सर का काम है, आगे बढ़ाओ है। और आज भी वो काम जो है, वहाँ की जो हर्बेरियम है, संग्रहालय है, पादपालय है, वहां पर जो है उनका हिंदी का जो मैंने फोल्डर वगैरह बनाए थे आम जनता के लिए, वही आज भी दिए जाते हैं, जबकि मुझे छोड़े हुए वो नौकरी करीब 18 वर्ष हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि आप हिंदी की सेवा तो करेंगे ही, दुनिया से जुड़ेंगे, आम जनता से जुड़ेंगे, और स्वयं को भी आप संतुष्टि दे पाएंगे हिंदी से पढ़ने के बाद कि मातृभाषा जो हमारी जन्मभूमि, और उसके बाद मातृभाषा, अपनी भारत माता, और उसके बाद मातृभाषा। तो मातृभाषा की सेवा भी आप कर रहे हैं, अपनी कर्तव्य को निभा रहे हैं, और प्रकारांतर से रोजगार प्राप्त करके आप अपनी जो भी जीवन की दैनंदिन जरूरतें हैं उनको भी पूरा कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि आज के लिए मैं इतना ही बोलूं, वैसे तो और भी अवसर हैं तो फिर बात करेंगे, लेकिन हिंदी के क्षेत्र में अगर आप आते हैं तो ये निश्चित जानिए, अगर आपने व्यवस्थित तरीके से अपनी पढ़ाई की है और व्यवस्थित तरीके से सही कॉम्बिनेशन के साथ, सही सोच के साथ आपने अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाई है, तो रोजगार की आपके पास कोई कमी होने वाली है। आप सबको इस वेबिनार में उपस्थित होने के लिए मैं धन्यवाद, मैं आभार व्यक्त करता हूँ देवेंद्र जी के प्रति, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने के लिए आज आमंत्रित किया। आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद।
डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी जानकारी तो मेरे को भी नहीं थी जितनी आज डॉक्टर साहब ने दे दी है। और मेरे ख्याल से मैं नोट ही कर रहा था, जब से नोट करते करते मेरे पूरा पेज भर गया है कि कितनी जगह पर आज भी रोजगार उपलब्ध है हिंदी में। मुझे भी नहीं मालूम थे इतने, और मेरी भी नॉलेज अपडेट करने के लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम मैं भी फिर अपने आगे स्टूडेंट्स को बता पाऊंगा। और अगर इस बीच अगर कोई हमारे पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस है डॉक्टर साहब से कोई पूछना चाहते हैं, तो या तो वो टेक्स्ट मैसेज में आपको टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर वो पूछ सकते हैं डायरेक्टली। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर, जी सर, जी सर। तो कोई अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से तो पूछ सकते हैं अपने प्रश्न। यस यस। डॉक्टर साहब कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। यस, प्रश्न पूछिए। सबको नमस्कार, मैं केरल से हूँ। आपसे पुनः मुलाकात हुई है, बहुत खुशी हुई। सर, आपने मुझे सवाल नहीं पूछना है, आपसे ये कहना है, आपने बहुत अच्छे ढंग से इंफॉर्मेटिव नॉलेज हमें प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शिवा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवा जी केरल में एक डिग्री कॉलेज में हिंदी की शिक्षक है और केरल के त्रिवेंद्रम में है संभवतः। सर, केवल डिग्री नहीं, वहाँ हिंदी के पीजी, एमसी और रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान। मेरे 5 स्टूडेंट्स को पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई है। हमारे डिपार्टमेंट 5 विद्यार्थियों को पीएचडी कराई है। जी सर, मैं अपनी मेरा सौभाग्य है शिवा जी का, मैं स्वागत करना चाहूंगा। मेरा सौभाग्य है, इसी बहाने से आप हमारे साथ जुड़े डॉक्टर साहब के माध्यम से। हमें आज बहुत खुशी है कि केरल से भी लोग हमारे पास जुड़े, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए। सर धन्यवाद। सर, हमारे विभाग में 80 स्टूडेंट्स पीएचडी कर रहे हैं केवल हिंदी में। ये तो बहुत रिमार्केबल बात है, रिमार्केबल बात। 80 स्टूडेंट्स है, क्योंकि हमारे यहाँ 12 प्राध्यापक है, रिसर्च गेट भी है हिंदी के। बहुत अच्छे ढंग से हिंदी के काम हमारे केरल में चल रहे हैं। आपने इंफॉर्मेटिव नॉलेज भी हमें प्रदान किए हैं, हम हमारे छात्र को अवश्य नॉलेज प्रदान करेंगे सर। धन्यवाद। केरल में मैं गया था, केरल विश्वविद्यालय 2012 में आपसे मुलाकात हुई थी और आप लोग हिंदी की पढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपका धन्यवाद शिवा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। और का कोई और प्रश्न? किसी और का कोई प्रश्न है क्या? नहीं सर, नहीं जी, नहीं तो इसको फिर समाप्त करें। जी सर, धन्यवाद सर। तेजेंद्र जी, कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हेलो जी। तो डॉक्टर साहब, मैं 1 मिनट और पूछ रहा हूँ, कोई स्टूडेंट्स कोई पूछना नहीं चाहता, कोई प्रश्न पूछना चाहता हो? हाँ, ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं। कुछ हमारे कोई स्टूडेंट्स हो? एक बार मैं चाहूंगा सारे स्टूडेंट्स अपना वीडियो ऑन जरूर कर दें, हमारे लिए एक यादगार फोटोग्राफ हो जाएगी। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सारे स्टूडेंट से या पार्टिसिपेंट से, एक बार वीडियो ऑन कर दें अपने। इसमें जम्मू कश्मीर से भी लोग हैं, हरियाणा से भी हैं, पंजाब से भी हैं, कई दिख रहे हैं मुझे ऐसे लोग जो देश भर से आए हैं इस कार्यक्रम में। आंध्र प्रदेश के राव साहब दिख रहे हैं। हाँ, राव साहब आंध्र प्रदेश से आए हैं, वो वहाँ पर राजभाषा निदेशक हैं। तो काफी देश भर के लोग हैं। आपका ये कार्यक्रम बहुत ही बृहद हो गया है। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, राव साहब का।
मैं सभी का स्वागत अपनी तरफ से भी करना चाहूंगा, आपकी तरफ से भी करना चाहूंगा। और ये आपकी मेहनत है सर कि, और आपकी, मैं समझ गया कि सर आप हमारे झांसी में ही प्रसिद्ध नहीं है, पूरे देश में प्रसिद्ध है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप हमारे साथ हैं। और मैं तो आपका वो बायोडेटा पढ़ के ही समझ गया था सर कि बहुत दिनों बाद आपकी बहुत सारी छवि हमें दिखाई दी। और आपके उपन्यास मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि जो खासकर आपने जो फेसबुक वाला उपन्यास है वो आपकी पढ़ने लायक होगा, मेरे को लगता है ऐसा है। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि मैं वो टॉपिक्स और पार्टिसिपेंट से एक बार मैं चाहूंगा वीडियो ऑन कर लें प्लीज। हमारे लिए एक सौभाग्य की बात होगी कि हमारे पास आप सबका एक सब की फोटोग्राफ्स हमारे पास होंगी, सब जुड़े हुए हैं जल्दी से, जिससे कि हम सब आपस में फिर एक बार फिर से डॉक्टर साहब का धन्यवाद करके इस वेबिनार को हम खत्म करने की कोशिश करें। जल्दी से वीडियो ऑन कर लें प्लीज, फिर मैं इसको कार्यक्रम को समाप्त करूं। और इस बीच आपका कोई प्रश्न है तो अभी भी पूछ सकते हैं आप। हेलो इंदुलेखा जी नमस्कार। इंदुलेखा विजयन जी नमस्कार, तेलंगाना से हैं आप? नमस्कार। मैं केरल से हूँ। केरल से? अच्छा अच्छा, स्वागत है इंदुलेखा जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी जी, केरल से हैं आप? मेरे को एक डॉक्टर उषा मिश्रा जी भी दिख रही हैं, मैं उनका भी स्वागत करना चाहूंगा। सीतापुर से हैं, वो सीतापुर में है जी। नमस्कार। डॉक्टर नीरज गुप्ता जी भी चित्रकूट से, मैं उनका भी स्वागत करना चाहूंगा, मुझे दिखाई दे रहे हैं। दमयंती तिवारी जी हैं। मेरी आवाज सुन हेलो, हाँ जी सर, मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ बोलिए। नीरज गुप्ता चित्रकूट से बोल रहा हूँ। हाँ नीरज जी चित्रकूट से। जी बोलिए जी। नमस्कार नीरज जी, नमस्कार। धन्यवाद सर विसारिया सर, आपको जितनी बार सुनते हैं हर बार कुछ नया नया आपसे पाते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको सुनकर। और मैं बेजेंद्र सर को और शारदा देवी कॉलेज आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि अच्छा विषय आपने चुना। और कहता हूँ कि हमारे बड़े भाई विद्यालय हिंदी विभाग हिंदी को तकनीकी क्षेत्र में और आगे बढ़ाए, इसके लिए भी प्रयास हम लोगों का सामूहिक कुछ हो, और उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ अंदर सोचना कि इस दिशा में हमको कुछ आगे और बढ़े। जरूर नीरज जी, जरूर, आपका धन्यवाद। हेलो जी, हेलो, आपका मार्गदर्शन सर तो हम लोग हेलो करते रहे। जरूर। हेलो जी जी सर, नमस्कार। नमस्कार मैडम। हाँ पुनीत जी, बहुत बहुत बधाई। बहुत आपने विचारोत्तेजक और बहुत जानकारी दी। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अपने स्टूडेंट्स को ये जानकारी देनी बड़ी आवश्यक है। निश्चित रूप से उषा जी। हाँ, हम सब अपने डिग्री कॉलेजेस में खाली अपने बच्चों को ओरिएंट करते हैं, लेकिन इस तरह के वेबिनार से हम समस्त हिंदी भाषियों और हिंदी के स्टूडेंट्स को लाभ पहुंचा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है ये रोजगार के अवसर के विषय में बताना, और आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। धन्यवाद डॉक्टर उषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आई, आपने सुना व्याख्यान? जी पूरा सुना। मैं उषा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और शिवा जी का भी, शुरू से एंड तक अभी तक जुड़े हुए हैं, कहीं भी इन्होंने पॉज नहीं किया। बिल्कुल बहुत अच्छे से सुना सर। और मैं वाकई आपको बधाई देना चाहूंगा पुनीत जी कि आपने इतने अच्छे से बताई है सारी जगह, कि अगर बच्चा कोई अगर वाकई इससे हेल्प लेना चाहे तो मेरे ख्याल से हिंदी में उसे कभी ऐसा नहीं लगेगा कि रोजगार के अवसर नहीं। मुझे तो लगता है कि बाकी दूसरे और एरिया से, इवन इंजीनियरिंग के एरिया से भी इसमें कहीं ज्यादा उपलब्ध है हिंदी का विषय देखा जाए तो। ये लोगों का भ्रम है कि हमारे पास हिंदी में रोजगार नहीं है, ये लोगों का बहुत बड़ा भ्रम है, और ये भ्रम हम तोड़ना चाहते थे इसीलिए। और इसके लिए आपको बधाई पुनीत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं जा सकता हूँ? शिव सर धन्यवाद, बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके से आपसे फिर एक बार जुड़ के किसी और विषय पर फिर लोगों को आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद बहुत बहुत सभी का। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू।